हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो डिसऑर्डर है एसिड बेस बैलेंस की, तो उसके डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ह्यूमन जो ब्लड की जो पीएच होती है वो 6.8 से 7.8 के अंदर रहती है। मतलब अगर बात करें तो ब्लड की पीएच 7.4 होती है, करेक्ट। अगर पीएच 6.8 से कम हो जाए या पीएच 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो पर्सन उस कंडीशन में सर्वाइवल ही नहीं करेगा, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का एसिड बेस जो बैलेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है एक्सपेरिमेंटली। वो फार्मूला दिया है एक दो साइंटिस्ट है और उन साइंटिस्टों के नेम के बेसिस पे ये फार्मूला है एक हेंडरसन-हेसेलबैच इक्वेशंस, करेक्ट। और ये इक्वेशन ये बोलती है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की जो पीएच कैलकुलेट करे तो पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कोई भी किसी भी तरह के अगर सब्सटेंट है उसकी जो पीएच है वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दो तरह की कंडीशंस होती है, एक एसिडोसिस कंडीशंस, एक एल्कलोसिस कंडीशन। एसिडोसिस कंडीशन के अंदर ब्लड की पीएच घट जाती है और एल्कलोसिस कंडीशन के अंदर ब्लड की पीएच बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एसिडोसिस है ये भी दो तरह का होता है, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की एसिडोसिस की बात करें तो इसके अंदर जो कार्बोनिक एसिड है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसी तरह और उसी प्रकार अपन बात करते हैं एल्कलोसिस के कंडीशंस के अंदर। इसके अंदर ब्लड की पीएच घट रही थी, ये भी दो तरह का होता है, एक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सेम उसी तरह से है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर जो एक बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर एक्चुअल कंडीशंस की अगर बात करें, सिचुएशन की अगर बात करें तो उस कंडीशंस में एक मिक्स तरह का डिसऑर्डर है वो जनरली कॉमन सीन दिखाई देता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो मेजर क्लिनिकल कोज हैं जो एसिड बेस डिसऑर्डर के बात की जाती है। तो अपन ने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस की बात करें तो उसके अंदर कुछ कोज हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक इंसुलिन की के कारण हो जाती है। रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो जाती है। लैक्टेज एसिडोसिस मतलब लैक्टिक एसिड है उसका डिपोजिशंस हो जाता है। सेवरल डायरिया, दस्त लग जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कंडीशंस हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशंस के अंदर। इसके अंदर सीवियर अस्थमा हो जाता है, निमोनिया कंडीशंस हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एरिए, मतलब अगर कोई भी किसी भी तरह के वायुयान में रुकावट आ जाती है, करेक्ट। चेस्ट डिफॉर्मेलिटी हो जाती है या डिप्रेशंस हो जाता है, कार्डिक सेंट्रस, और बाई किसके द्वारा, एक ड्रग्स के द्वारा, और वो ड्रग्स और कोई नहीं, वो है एक तरह का ओपिएट की बात की जाती है। कैलेमिया कंडीशंस हो जाती है और इसके अंदर एक इंट्रावेनम एडमिनिस्ट्रेशन देता है बाइकार्बोनेट का। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर हाइपर वेंटिलेशंस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। अगर कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है तो जो एक RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अगर RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो एक कार्बनिक एनहाइड्राइड है उसका लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशंस में वहाँ पे पर्सन के एनीमिया, नोज़िया से इस तरह की घबराहट, मतलब बहुत सारे तरह के सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देंगे। उसके बाद में सेलिसाइक्लिक पॉइजनिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एसिड बेस डिसऑर्डर है वो है कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट और जो कार्बोनिक एसिड है, जो हमारे जो कार्बोनिक एसिड और जो बाइकार्बोनेट है हमारे प्लाज्मा के अंदर है। और ये जो कंसंट्रेशन है ये एक एसिड बेस डिसऑर्डर के अलावा अभी अपन ने कहा कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस 4 तरह के होते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी आ जाएगा दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, करेक्ट। जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशंस आ जाए तब दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो कार्बोनिक है एसिड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है।
उसी प्रकार और उसी तरह जो एक एल्कलोसिस के कंडीशंस के मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर जो कार्बोनेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर जो कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये दो चीज़ें अपन को पता चल गई। याद करने की जो ट्रिक है, कार्बोनिक एसिड है, अगर यहाँ कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो यहाँ भी कम, और दूसरा है नॉर्मल होगा, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ पे भी बढ़ेगा, और यहाँ ये नॉर्मल है सबके अंदर। ये अगर बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल है, ये घट रहा है ये घटेगा, ये नॉर्मल है। करेक्ट, याद करने के हिसाब से देख रहे हैं अपन। अब अपन ने कहा कि अगर ब्लड की पीएच देखें इनके कारण जो बाइकार्बोनेट और जो कार्बोनिक एसिड का जो कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हुआ, नॉर्मल हुआ, तो इनके कारण ब्लड की पीएच पे कैसे फ़र्क पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। अगर अपन ने कहा कि यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है वो कम है यार, भाई जाहिर सी बात है, कैसे याद करें, एसिडोसिस है मतलब जाहिर सी बात है पीएच कम होगी तो कम है। करेक्ट, एल्कलोसिस है बढ़ेगी तो बढ़ रही है पीएच। करेक्ट, ये 4 चीज़ें अपन को पता चल गई। करेक्ट, उसके बाद में है कि नॉर्मल है भी हो सकती है, सभी के अंदर नॉर्मल है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर मार्जिनली डिक्रीज़, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो मार्जिनली डिक्रीज़ भी हो सकती है, मार्जिनली इंक्रीज़ भी डिक्रीज़ भी हो सकती है, मार्जिनली इंक्रीज़। उसके बाद में नेक्स्ट बोलते हैं अपन एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, और अब की बार जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है वो प्राइमरी चेंजेस और कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बेस पे था। पहली की तरफ जो अपन ने जो चार्ट देखा था वो ये था कि अगर उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, उसके बेसिस पे था। पर अब की बार जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है वो एक प्राइमरी चेंजेस और कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के बेसिस पे। ध्यान से देखिएगा, अपन ने कहा कि 4 तरह के हैं सिमिलर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। शब्दों के अंदर घोर है। जभी भी अपन ने कहा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, वहाँ अपन ने पहले भी देखा था कि जहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस था वहाँ बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम था, तो यहाँ बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, यहाँ बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर यहाँ कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात की जाए, यहाँ जो कार्बोनिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन घट रहा था रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोलेंगे कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह का हाइपर वेंटिलाइजेशन हो रहा है, और जब हाइपर वेंटिलाइजेशन हो रहा है तो अगर जो पार्शियल प्रेशर CO2 है वो कम हो रहा है, हाइपोवेंटिलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ेगा। यहाँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर यहाँ एलिवेशन हो रहा है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि रीनल एब्जॉर्प्शन है वो बाइकार्बोनेट का भी बढ़ेगा। भाई प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किडनी है वो किडनी भी ज़्यादा बाइकार्बोनेट है वो एक तरह का उसका एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करेगी। दूसरी बात कि जब अपन रेस्पिरेटरी कंडीशंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट का अगर जो कंसंट्रेशन है घट रहा है। अगर इसका कंसंट्रेशन घटता है तो जाहिर सी बात है कि अब की बार जो किडनी है हमारी वो रीअब्जॉर्प्शन कम करना स्टार्ट करेगी बाइकार्बोनेट का। दूसरी बात आ जाती है टाइम्स स्केल की बात करते हैं कंपनसेटरी। अगर हाइपर वेंटिलाइजेशन हो रहा है मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 घट रहा है, और जो मतलब सिंपल तरीका ये है कि जब कोई भी किसी भी तरह के चाहे मेटाबॉलिक की कंडीशंस की बात करते हैं, चाहे वो एसिडोसिस हो चाहे एल्कलोसिस हो, दोनों के दोनों जो कंपनसेटरी जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ मिनट्स है कुछ हावर्स होता है। करेक्ट, जबकि रेस्पिरेटरी कंडीशंस की अगर जब भी अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी कंडीशंस में कुछ दिन लगते हैं। थैंक यू।